स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत की जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। मैं आपको बता दूं, इस सेंचुरी के स्टार्ट से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे, मतलब 2000 से लेकर 2024 तक पहली बार ये $1 ट्रिलियन को क्रॉस किया। ये आप देख सकते हो, FDI इनफ्लोज टू इंडिया सरपास $1 ट्रिलियन विथ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स लाइकली टू गेन मोमेंटम। तो इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये जो FDI है वो कैसे इंक्रीज हुआ, कहां से सबसे ज्यादा, कौन से देश से सबसे ज्यादा FDI भारत के अंदर आया, किस सेक्टर को ज्यादा बेनिफिट मिला, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आज आखिरी डेट है। अगर आप UPSC का कोई भी कोर्स लेते हो स्टडी IQ पर, जिसके तहत आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं रिगार्डिंग विंटर कार्निवल सेल, और यहां पर मैं आपको बता दूं, जो लिंक है कमेंट सेक्शन में दिया है, आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इसी हफ्ते बताया जा रहा है भारत ने एक मेजर माइलस्टोन हासिल किया है और दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना है। और जो लेटेस्ट डेटा रिवील किया गया उसके आधार पर बताया जा रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द ईयर 2000 से लेकर अभी तक 2024 तक $1000 बिलियन मार्क को क्रॉस किया है। $1000 बिलियन का मतलब होता है $1 ट्रिलियन। और सोच के देखिए, आप इमेजिन करके देखिए, अगर जो हमारी इकोनॉमी का GDP है उसके हिसाब से, तो काफ़ी अच्छा खासा आपको अमाउंट देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अचीवमेंट है वो दिखाता है कि इंडिया हैज़ बीन द फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। मतलब कि जो विदेशी निवेशक हैं वो ऑब्वियस सी बात है, वो तभी पैसा डालेंगे आपके देश के अंदर जहां पर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और कहीं ना कहीं ये भारत ने अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की है। और ये जो डेटा है मैं आपको बता दूं, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इनके द्वारा दिया गया और बताया गया कि यहाँ पर इसके अंदर इक्विटी, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, अदर कैपिटल, ये सब कुछ शामिल है। और एग्जैक्टली आप आंकड़ा देख सकते हो, अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2024 के बीच में ये $1033 बिलियन हुआ है, $1 ट्रिलियन को क्रॉस किया है। अच्छा, ये जो नंबर है ना, $1 ट्रिलियन, ये कितना बड़ा है, मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा देने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए अगर मैं कहता हूं एक व्यक्ति है, वो हर सेकंड $1 कमाता है, और आपको पता है $1 का मतलब हुआ 84 रुपीज। एक व्यक्ति हर सेकंड 84 रुपीज कमाता है, इसका मतलब $1 मिलियन कमाने में उसको 11.5 दिन लग जाएंगे। और अगर हम बात करें कि उस व्यक्ति को $1 बिलियन कमाने में कितना लगेगा, सोच के देखिए, 31.7 ईयर्स। और यहां पर अगर हम बात करें उस व्यक्ति को $1 ट्रिलियन कमाने में कितना लगेगा, जस्ट लुक एट दिस नंबर, 31,709 ईयर्स। 31,000 साल से ज्यादा लग जाएगा $1 ट्रिलियन कमाने में, अगर वो व्यक्ति हर सेकंड में यहां पर $1 कमाता है। अच्छा, यहां पर अगर हम इसको कंपेयर करें भारत की इकोनॉमी से, अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करें, भारत की जो GDP है वो है $3.89 ट्रिलियन। और सोचिए 2014 में ये $2 ट्रिलियन हुआ करती थी। तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये $1 ट्रिलियन जो FDI है वो कितना मायने रखता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप सोचिए कि जब भी हम बात करते हैं कि बाहर से पैसा आ रहा है भारत के अंदर, तो ऐसा कोई खराब नहीं है। कई लोगों का ऐसा होता है कि देखो, बाहर के लोग यहाँ पर पैसा डाल रहे हैं, ऐसा कोई वो खराब चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर आप चाइना की ग्रोथ देखोगे तो चाइना ने तो उसी तरह से ग्रोथ हासिल किया है। बहुत एक फेवरेट डेस्टिनेशन बना था चाइना। वो तो अभी समझिए कोविड के बाद से थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन पिछले 2-3 दशकों से फॉरेन निवेशकों ने जमकर पैसा चाइना के अंदर डाला है। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि चाइना जो है वो इतना तेजी से ग्रो किया है, उसने अपने पॉवर्टी को एकदम खत्म कर दिया है, बहुत सारी चीजें हैं। और अगर हम बात करें भारत की इकोनॉमी में, लगभग 60 सेक्टर्स के अंदर जो FDI है वो आया है, और भारत के लगभग हर एक राज्य में और यूनियन टेरिटरीज में ये आपको FDI देखने को मिलेगा। अच्छा, FDI किस तरीके से इंक्रीज हुआ है मैं आपको बताता हूं। जो हम $1 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं ना, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है FDI भारत में, उसमें से $709 बिलियन, मतलब इतना तो सिर्फ पिछले 10 सालों में आया है, अप्रैल 2014 से सितंबर 2024 के बीच में। मतलब पिछले 10 सालों में $1 ट्रिलियन का लगभग 70% FDI जो है वो अकेले पिछले 10 सालों में आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है वो लगातार अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसको बेटर करता गया, ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। फिर इसके अलावा मैं आपको एक और आंकड़ा दिखाता हूं। जैसे अभी करंट फाइनेंशियल ईयर देखोगे अगर आप, तो 6 महीने के अगर हम बात करें, मतलब
अप्रैल से लेकर सितंबर, ये 6 महीना जो है अभी करंट फाइनेंशियल ईयर का, अगर आप इसको कंपेयर करो पिछले साल वाले 6 महीने से, तो पिछले साल 6 महीने के अंदर एफडीआई भारत में $33.5 बिलियन आया था, और इस साल 6 महीने के अंदर 26% का इंक्रीज हुआ और ये पहुंच गया $42 बिलियन। तो आप समझ रहे हो कि लगातार कैसे एफडीआई भारत में बढ़ता जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि किस देश ने सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में डाला है। अब कई लोगों को ऐसा लगेगा कि अमेरिका डाला होगा सबसे ज्यादा एफडीआई, या फिर कई लोगों को लग सकता है चाइना, दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसने डाला होगा, बट इनमें से कोई नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अभी तक $1 ट्रिलियन में से 25%, सोच के देखिए, $250 बिलियन पता है कहां से आया है? ये मॉरिशस से आया है। मॉरिशस मतलब इंडियन ओशन में एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड कंट्री है। एंड मैं अगर आपको कंपेयर करके बताऊं तो जो हमारा जो स्टेट है ना, हिमाचल प्रदेश, उसकी जो जीडीपी है, उसकी जो इकोनॉमी है, उससे भी कम जीडीपी मॉरिशस की है। लेकिन सबसे ज्यादा एफडीआई भारत को मॉरिशस से ही आया है, और सोचिए 25% ओवरऑल एफडीआई का, और लगभग 24% जो हमारा एफडीआई है वो सिंगापुर से आया है। एक्चुअली रीजन क्या है कि छोटे छोटे जगह से इसलिए आ रहा है क्योंकि ये टैक्स हेवन्स माने जाते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति लंदन में बैठा है और उसको अगर भारत में इन्वेस्ट करना है, एफडीआई लाना है, तो वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करता है। वो क्या करेगा, मॉरिशस के थ्रू, सिंगापुर के थ्रू इधर से आते हैं ताकि उनको टैक्स में कंसेशन मिल सके, तो ये टैक्स हेवन माने जाते हैं। तो ये एक मेजर कारण है जिसकी वजह से छोटे छोटे जगहों से भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई आता है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, ये तीसरे नंबर पर है। हमारा लगभग $1 ट्रिलियन में से 10% अमेरिका से आया है। फिर इसके अलावा यहां पर नेदरलैंड से 7%, जापान से 6%, यूके 5%, यूएई 3%, और बाकी जैसे जर्मनी, साइप्रस, यहां से 2% आया है। खैर, अगर हम बात करें कि भारत के कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो भी एफडीआई आया और सबसे ज्यादा निवेश कहां पर गया, तो मैं आपको बता दूं, यहां पर जो सर्विसेज सेक्टर हैं और उससे रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं वो आपको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किए हैं, जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आईटी सेक्टर बेसिकली। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, यहां पर सबसे ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट हुआ है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें स्पेसिफिकली, तो देखो भारत ने कोशिश की है कि मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा बल दिया जाए, ऑल्दो हम उतना ज्यादा भी सफल नहीं हो पाए, लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं यहां पर पिछले 10 वर्षों में 69% का इंक्रीज हुआ है मैन्युफैक्चरिंग के एफडीआई की अगर हम बात करें। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया से भी थोड़ा सा यहां पर पुश मिला है। क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि हमारे देश के अंदर कौन से सेक्टर्स ओपन है और कौन से थोड़े से क्लोज्ड हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो लंदन में, अमेरिका में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसको भारत के किसी सेक्टर में निवेश करना है, तो वो कौन से सेक्टर में वो ज्यादा आसानी से निवेश कर सकता है। देखो, वैसे मैं आपको बता दूं कि 2 रूट होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है गवर्नमेंट अप्रूवल वाला रूट। मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से आओगे तो आपको सरकार से या फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है कि मुझे यहां पर $2 बिलियन निवेश करना है भारत के अंदर, क्या मैं कर सकता हूं कि नहीं। और मान लीजिए जो ऑटोमेटिक रूट है, ऑटोमेटिक रूट में क्या है ना कि कुछ भी आपको इन्फॉर्म नहीं करना है, बस आपको डायरेक्टली भारत के अंदर इन्वेस्ट कर देना है और आरबीआई को बता देना है उसके बाद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, कि मैंने यहां पर $1 बिलियन या फिर $2 बिलियन भारत के इस सेक्टर में, इस कंपनी में निवेश किया है। अच्छा, यहां पर कौन कौन से सेक्टर्स ऑटोमेटिक रूट में ओपन है? वैसे तो लगभग सभी सेक्टर आप कह सकते हो आज के डेट में ऑटोमेटिक रूट में ओपन है। किसी भी फॉरेन निवेशक को अगर भारत में निवेश करना है वो डायरेक्टली कर सकता है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे टेलीकॉम, मीडिया, फार्मास्यूटिकल्स, इंश्योरेंस। यहां पर सरकार से या फिर फॉरेन किसी डिपार्टमेंट से, भारत के सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज बाकी सेक्टर्स में नहीं लेना। अच्छा, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर सरकार ने एफडीआई बैन कर रखा है कि आप उसमें एफडीआई नहीं ला सकते, जैसे लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, चिट फंड्स, निधि कंपनी, रियल एस्टेट बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स, इस तरह की बहुत सारी जो चीजें हैं वहां पर सरकार ने कहा है कि आप एफडीआई नहीं ला सकते। अब क्वेश्चन यह है कि भारत इतना बड़ा टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन क्यों बना? जाहिर सी बात है, जब हम बात करते हैं ना कि जैसे ऑटोमेटिक रूट, कि कोई भी फॉरेन निवेशक को अगर इन्वेस्ट करना है तो वो देखेगा ना कि उसमें कोई हर्डल तो नहीं है, बार बार परमिशन लो, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो यहां पर एक सबसे बड़ा चीज तो यही हुआ है कि सरकार ने बहुत सारे सेक्टर्स को ऑटोमेटिक रूट में इंक्लूड कर दिया है कि बस डायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर दो, बाकी टेंशन नहीं लेना है। तो ये एक बड़ा कारण है। फिर इसके अलावा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो भारत सरकार ने अपनाए हैं, जैसे कि भारत सरकार का कहना है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, लिबरलाइज सेक्टोरल पॉलिसीज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपनाया गया, इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और इसके अलावा
लेबर कॉस्ट में कमी आई है, कॉम्पिटिटिव बना है। यहाँ पर कई सारे जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं वो अलग अलग स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टिव इंसेंटिव्स की वजह से भी अट्रैक्ट हुए हैं, जैसे PLI स्कीम हो गया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो गया, एप्पल और बहुत सारे जो कंपनीज हैं, सैमसंग, वो अट्रैक्ट हुए इन सब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से। इसके अलावा आप देख सकते हो भारत सरकार ने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें भी अच्छा काम किया है। 2014 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 142nd रैंक पर था भारत, सोचिए इतना पीछे। 2019 आते आते हम 63rd रैंक पर आ गए। वैसे ये जो रैंकिंग है ना, ये थोड़ी सी बंद हो गई है, अब ये आता नहीं है एक्चुअली, इसी की वजह से ये रुका हुआ है। खैर, यहाँ पर रिसेंटली पॉलिसी चेंजेस भी किए गए हैं सरकार के द्वारा ताकि और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बढ़ सके, जैसे कि एंजल टैक्स हो गया स्टार्टअप्स के ऊपर। आजकल स्टार्टअप्स का जमाना है, तो बहुत सारे नए निवेशक आते हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उसके ऊपर भी टैक्स लगाती थी, तो एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया सरकार ने। कॉर्पोरेट टैक्स में आपको याद होगा सरकार ने बड़ी कमी की थी। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है, बहुत सारी चीजों में कहीं ना कहीं हम कॉम्पिटिटिव हुए हैं और आज के डेट में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन ये निकलता है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड है और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भारत अपना रहा है, सरकार एक्सपेक्ट कर रही है कि जो FDI है वो और भी ज्यादा तेजी से भारत के अंदर आएगा। और ये $1 ट्रिलियन का मार्क ये बस एक अचीवमेंट नहीं है, ये दिखाता है कि भारत का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरे दुनिया पर कितना बढ़ता जा रहा है। तो आई होप कि यहां पर आपको चीजें समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इकोनॉमी से रिलेटेड, क्या आप बता सकते हो स्पेशल ड्राइंग राइट्स, IMF के अंदर ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स करेंसी बास्केट है उसमें कौन सी करेंसी इंक्लूडेड नहीं है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।